वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि आरुषि एक महिला को बचाती है और वह उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। जब उसके बच्चे घर पर आ जाते हैं तो वह अपने घर जाती है, जहां उसकी माँ भी उसको बुरी तरीके से मारती है। इधर महिला को होश आ जाता है और वह अब खतरे से बाहर थी। अब आगे वह महिला अस्पताल से अपने घर पहुंचती है। घर पर उसके सास ससुर होते हैं। अपनी बहू की ऐसी हालत को देखकर वह घबराते हुए पूछते हैं कि यह तुम्हें चोट कैसी लगी और तुम लोगों ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं। दिव्या बोलती है, दादू आप परेशान मत हो, माँ अभी ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया था। शाम को जब वह मंदिर के लिए निकली तो रास्ते में से निकलते वक्त उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उनको चोट लग गई। वह तो एक लड़की थी जिसने माँ को सही वक्त पर अस्पताल पहुंचाया और उनका ट्रीटमेंट भी करवाया। दादा नीरज की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम अब इतने बड़े हो गए कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। दादाजी गुस्से में नीरज को घूरते हुए कहते हैं। नीरज बोलता है, दादाजी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने आप लोगों को यह बात नहीं बताई। दिव्या और माँ के साथ था। अब देखो माँ बिल्कुल ठीक है ना, तो प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, नहीं तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। नताशा दादाजी की तरफ देखते हुए कहती है, पापा आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो आपके सामने ही तो खड़ी हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद था, इसी वजह से तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग परेशान ना हो और प्लीज़ आप लोग आराम से बैठें। दादी नताशा जी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि पहले तुम इधर आकर बैठो। देखो तुम्हें कितनी चोट आई है और तुम कह रही हो कि ज़्यादा चोट नहीं आई। दादी सर्वेंट को आवाज़ लगाती हैं और कहती हैं कि बहू के लिए हल्दी वाला दूध लेकर आओ। तभी रसोई में से एक लेडी अपने हाथों में हल्दी का दूध लेकर आती है और नताशा जी को देते हुए कहती है, मैडम दूध ज़्यादा गर्म नहीं किया है, आप इसे पी लें, आपकी चोट में आराम मिलेगा। अगर आप अपने कमरे में जाना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। नताशा जी सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहती है, शांति तुम जाकर अपना काम करो, मैं दिव्या के साथ अपने कमरे में चली जाऊँगी। शांति अपने कामों में लग जाती है। शांति यहाँ पिछले 20 सालों से काम कर रही है। शांति अपना कहने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए शांति हमेशा बंसल परिवार के साथ ही रहती है। वैसे तो वह सर्वेंट है, लेकिन बंसल परिवार में उन्हें कभी भी पराया महसूस नहीं होने दिया। हमेशा उनका ध्यान रखते हैं और उनके ही अंदर में बाकी सर्वेंट काम करते हैं। शांति कहती है कि बस नाश्ता तैयार हो चुका है, अभी मैं आप सब लोगों का नाश्ता रखवा देती हूँ। आप सब नाश्ता कर लीजिए और फिर आप अपने कमरे में आराम कर लीजिएगा। शांति इतना बोलकर रसोई की तरफ चली जाती है। रसोई में जाकर सर्वेंट को बोलता है, नाश्ता अगर तैयार हो गया हो तो डाइनिंग टेबल पर लेकर चलो, क्योंकि मैडम को चोट लगी है तो वह आराम कर लेंगी। थोड़ी ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर होते हैं और सब एक साथ खाना खा रहे होते हैं। नाश्ता करने के बाद नीरज और दिव्या नताशा को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। नीरज दिव्या को बोलता है कि माँ का पूरा ध्यान रखना और तुम आज पूरा दिन माँ के पास ही रहोगी। पूरा दिन माँ के पास ही रहना है और माँ को दवाइयाँ टाइम पर देनी है और मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, इसी वक्त मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। नीरज नताशा की तरफ देखते हुए कहता है कि माँ आप कमरे से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरतमंद है तो कृपया
कृपया कर आप बोल दीजिएगा, नहीं तो शांति काकी को बुला लीजिएगा, लेकिन आप कहीं भी नहीं जाएंगी। नीरज अपने रूम में जाता है और रूम में आकर कपड़े बदलकर चेंज करता है और वह गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। मीडिया एंटरटेनमेंट एम्पायर बिजनेसमैन। इस बिजनेस को नीरज के पापा अक्षय बंसल ने और उन्हें उनके दादाजी यानी मनोहर बंसल जी ने चालू करा था। जरूर चालू करने की बाद शुरुआत में तो उन्हें बहुत ही नाकामी हासिल हुई, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम अपने मीडिया को किसी तरीके से चैनल पर अगर सच्चाई दिखाते तो वह आगे जाकर हमारे लिए बहुत काबिल हो जाता है। मनोहर बंसल और अक्षय बंसल यह दोनों बिल्कुल ही लेट थे। इन्हें किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो या फिर कोई भी चीज़ मीडिया यानी कि अपने चैनल पर लाने के लिए जरा सी भी देर नहीं करते थे। धीरे धीरे करके इन लोगों के दुश्मन बढ़ते ही चले गए, क्योंकि ना तो यह किसी से कुछ लेते थे और ना ही 1 रुपये किसी को घूस देते थे। जो रिपोर्ट अगर आगे चल रहे हैं तो अगर उसे रिपोर्ट में सच्चाई है तो वह रिपोर्ट कभी भी बंद नहीं होती। उसकी जड़ तक पहुंचने के बाद तक उसका एक खुलासा किया जाता है। अक्षय जी ने कल अपनी जान पर जोखिम में डालकर और बहुत ही खतरनाक केस को पुलिस को सपोर्ट किया। उसके बाद मीडिया बनाई और टीवी पर चलाए गैर कानूनी काम करने वाले बंद करवाया। न जाने कितने उन्होंने ऐसे काम कराया जो धीरे धीरे करके अक्षय बंसल आपका ख्वाब मैं पूरी मुंबई में कर दूंगा। अक्षय बंसल कि इस तरीके से लेट होकर काम करने के कारण कई लोग उनकी दहशत खाकर बैठे हुए थे और को जान से करने के प्रयत्न में थे, और लेकिन हमेशा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ रहते थे। आसपास किसी को भी उनके भटकने की इजाज़त नहीं होती थी। कोई अक्षय के पास या फिर मनोहर जी के पास आ सके इतना किसी में दम नहीं। कई सालों तक अक्षय और मनोहर जी ने अपना दबदबा आगे तक बनाकर रखा, अपनी वीडियो को अपने चैनल के आगे बढ़ाया और उतना ही उनके दुश्मन भी बनते ही चले गए। एक दिन अक्षय बंसल अकेले ही एक न्यूज़ को डब करने के लिए जा रहे थे। पता नहीं कैसे उनके दुश्मनों को पता चल गया। उन्हें अकेला देखने के बाद उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया और अक्षय जी एक काबिल फाइटर थे और उन्होंने अपनी जान बचाने की मुमकिन कोशिश करी और वह वापस अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। लेकिन तभी ही उनके सामने एक फुल स्पीड में आता हुआ ट्रक दिखाई दिया और वह गाड़ी को जब तक कि ब्रेक लगाते उसे टक्कर मारकर अक्षय की गाड़ी को टक्कर मार दी और अक्षय की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। अक्षय की मृत्यु के बाद बंसल परिवार के सभी सदस्यों को तोड़कर रख दिया, क्योंकि उनके पास अब जीने का कोई भी आसार नहीं बचा था। फिर भी उन्हें जीना था, क्योंकि उन्हें जानने से पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी अपने पापा यानी अपने पिता को छोड़कर गए थे और उनको पहले ही पता था कि उनकी जान खतरे में है, कभी भी दुश्मन उन पर अटैक कर सकता है। धीरे धीरे जब मनोहर जी अपने बेटे की मृत्यु से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी को बेच दिया और फिर बेचने के बाद उन्होंने सिर्फ एक सादा सिंपल बिजनेस शुरू किया और उन्हें पता था कि अगर उन्होंने कोई भी काम ऐसा किया जिसमें किसी को कोई भी परेशानी हुई तो आखिर कानून में उसे रोक दिया जाएगा। उनके साथ साथ अब उनके बच्चों की जान बचा सकते थे। इसीलिए उन्होंने रातों रात
अपने शहर को छोड़कर और बाहर दिल्ली में जाकर बस गए। उनकी मीडिया इंटरनेशनल कंपनी अब भी उन्हीं के नाम पर थी। उन्हें पता भी नहीं था कि उनका पोता जब बड़ा होगा तब वह अपने पोते के सपोर्ट ही इस कंपनी को करेंगे और अपने पोते का इतना निडर बनाएंगे कि कोई भी उसके पास टिक ना सके। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप इसको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय एंड आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।